जिंदगी हमारी जमीन का अनमोल गहना जो इस दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। क्या आसमान, क्या पानी, क्या थल, दुनिया के हर एक कोने में जिंदगी पल रही है। दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मखलूकात में से एक हम इंसानों की इस दुनिया पे फोकियत है। दुनिया की बाकी मखलूकात अभी भी अपना खाना ढूंढकर उसे खाने में मगन है, लेकिन हम इंसान अपनी सारी हदों को तोड़कर दूसरे सियारों पर भी जाने का दम रखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया में जिंदगी का एक ही कीमती बीज था। उसी एक बीज के एवोल्यूशन के चलते जिंदगी की अलग अलग शाखाएं निकलती गईं और आज हम इंसान जिंदगी के इस बड़े नक्शे की एक छोटी सी शाख हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने के लिए 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस दुनिया में वजूद ना होता अगर हमारे आबाओ अजदाद कुदरत की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को ना अपनाते। नेचुरल सिलेक्शन कुदरत का एक बेरहम कानून है। जो ताकतवर होता है वही अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है और कमजोर को ये कुदरत मंजूर नहीं करती। नेचुरल सिलेक्शन को कछुओं के इन बच्चों से समझते हैं। कछुए हमेशा अपने अंडों को समुद्री मखलूकात से बचाने के लिए समुद्र से दूर एक महफूज जगह का इंतखाब करते हैं और समुद्र से दूर कछुए अपने अंडों को रेत के अंदर गाड़ देते हैं ताकि जमीन पे मौजूद कोई जानवर उनके अंडों को न खा जाए। जब इन अंडों में जिंदगी बन जाती है और इन अंडों से कछुए बाहर निकलते हैं तो कुदरत अपनी बाहें फैलाकर इनका इस्तेकबाल करती है। लेकिन अगर इन कछुओं को कुदरत का लुत्फ उठाना है तो इनको एक मुश्किल इम्तिहान पास करके गुजरना होगा। जो भी कछुए का बच्चा इस इम्तिहान में पास होगा वही कुदरत का लुत्फ उठा पाएगा और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा पाएगा, और जो इस इम्तिहान में फेल होगा कुदरत उसे नकार देती है। जब कछुए के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तो वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर तय करता है कि वो जो दूर समंदर का पानी दिख रहा है वो उस तक पहुंच पाएंगे या नहीं। कुदरत का मुश्किल इम्तिहान शुरू होता है। कछुए के नन्हे बच्चे समंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन आसमान में उड़ रहे परिंदे न जाने कब से इन नन्हे बच्चों को अपना शिकार बनाने की ताक में थे। आज इन परिंदों को अपना पसंदीदा खाना मिल चुका है। परिंदे इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं। अब इन नन्हे बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें बहुत तेज दौड़ना होगा। अगर वो आज तेज नहीं दौड़े तो वो कभी भी इस कुदरत का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। जो ताकतवर होते हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और जो कमजोर होते हैं उनकी कुदरत में कोई जगह नहीं। जब कछुओं के मजबूत बच्चे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो समुद्र की लहरें अपनी बाहों को खोलकर इन्हें अपनी आगोश में ले लेती हैं। अब ये नन्हे बच्चे कुदरत का लुत्फ उठा सकते हैं और बड़े होकर ये अपनी नई नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। कुदरत के इसी चुनाव को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हम इंसान न जाने कितनी ही बार इन नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम कुदरत के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4000 सालों से कुदरत की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने न जाने कितनी ही बार बड़ी तबाही को देखा है, न जाने कितनी ही मखलूकात को एक्सटिंक्ट होते देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी और इसी जीने की जद्दोजहद के चलते हमारी जिंदगी का सफर बहुत ही सनसनीखेज रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने माजी में। हम जानेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से आज की मजबूत जिंदगी बनी, कैसे हमने कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जिनके होने से आज हमारी जिंदगी यहाँ तक पहुँच पाई, और एवोल्यूशन यानी बदलाव ने कैसे आज का इंसान बनाया। फाइन थिंग्स की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी जमीन का माहौल दोज़ख की तरह था। हर तरफ उबलता हुआ लावा फैला हुआ था। गैस और धूल के बादलों ने पूरी तरह से जमीन को घेरे रखा था। जमीन की ऐसी हालत को देखकर लगता नहीं कि कभी इस पर करोड़ों मखलूकात फलने फूलने वाली हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि जमीन के ऐसे माहौल में पहली बार जिंदगी के बीज की पैदाइश हुई। अब असल में जिंदगी का वो पहला बीज आया कहां से, इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है। साइंटिस्ट जिंदगी के इस पहले बीज के बारे में अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जिंदगी का पहला बीज किसी एस्ट्रॉइड के साथ ही स्पेस से जमीन पर आया, तो कुछ मानते हैं कि जिंदगी का पहला बीज जमीन पर पानी में कुछ एलिमेंट्स मिलने से खुद ही पैदा हो गया। लेकिन मेरे, आपके और दुनिया में मौजूद तमाम मखलूकात की जिंदगी का सफर 4 अरब साल पहले जमीन के उबलते हुए माहौल में
पानी के अंदर सिर्फ एक बीज के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये सेल जो आप देख रहे हैं ये हमारा अजदाद है और इस दुनिया में जिंदगी का सबसे पहला बीज 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी आज का इंसान बनने में। इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इस सेल में मौजूद जीन्स इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक जमीन पर जिंदगी सिंगल सेल के रूप में ही बनी रही और फिर 50 करोड़ सालों के बाद जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल ने खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर दिया और खुद का ही एक क्लोन बनाना शुरू कर दिया। ये कमाल का इंसिडेंट था क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जिंदगी का एक नए रूप में फिर से जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई नस्ल को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन ना बना पाते तो जमीन पर जिंदगी तभी खत्म हो चुकी होती जब जिंदगी का पहला बीज पैदा हुआ था। 2 बिलियन सालों तक कैसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और कमाल का वाकया पेश आया। 2 सेल आपस में मर्ज हुए और उन दोनों के जीन्स आपस में कंबाइन हुए। अब ये सेल खुद का क्लोन बनाने लगे जिनके क्लोन्स में अब एक सेल के नहीं बल्कि 2 सेल के जीन्स मौजूद थे। इस इंसिडेंट के बाद जिंदगी की नई नई शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में बदलाव होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगी। जिंदगी धीरे धीरे मजबूत होती गई। इन्हीं सेल से पानी के अंदर नई नई मखलूकात बनती गईं, जिनमें से एक मखलूकात की मखलूक हमारे आबाओजदाद थे जिनसे हम बने। ये है महज 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म जो अभी से 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे आबाओजदाद हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से अंधे हैं। इन्हें कुदरत को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसीलिए कुदरत ने इन्हें अभी तक आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इन्हें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए और खतरों से बचने के लिए आंखों की जरूरत है। इसके बाद करीब 20 मिलियन सालों का वक्त लगा ऐसे सेल्स बनने में जो कि कुदरत को देख पाए और फाइनली इन वाटर वॉर्म का अंधेरा खत्म हो गया। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को देखने के लायक बन गए क्योंकि अब हमारे आबाओजदाद की आंखें बन चुकी थी। अब वो अपनी आंखों से इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अब आंखों के जरिए देखी गई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे दिमाग तख्लीक होता गया। अब हमारे आबाओ अजदाद एवोल्यूशन के चलते एक वॉर्म ना रहकर एक मछली की शेप में बन गए जिनका दिमाग अब छोटे मोटे डिसीजन ले सकता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कई मखलूकात बनती गईं जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी और ऐसी ही मखलूकात से अब हमें खतरा था। अगर हमें जिंदा बचकर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो हमें इन खतरनाक मखलूकात से बचना होगा और एवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र के पानी में सरवाइव करने के लिए अब हमारी चमड़ी ठोस हो चुकी थी, हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी बन चुके थे। अब छोटे मोटे शिकारियों से हम अपनी हिफाजत कर सकते थे। अभी से 375 मिलियन साल पहले हम एक आर्मर्ड फिश बन चुके थे। हमारी लंबाई करीब 1 फीट थी और हमारा खाना छोटी छोटी मछलियां थी। लेकिन अभी भी समुद्र पे राज किसी और का ही चल रहा था। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन समुद्री मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएं और अपने सफर को यहीं पर खत्म कर दें, या फिर सरवाइव करने के लिए कोई और रास्ता चुने। और फिर हमने चुना सतह का पानी। सतह के पानी में समुद्री मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जिसको आज से पहले किसी भी मछली ने नहीं किया था। हमने पहली बार अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और पहली बार हवा को अपनी सांसों में खींचा। अब जो सांस हम खींच रहे थे उसके लिए हमारे जिस्म में एक नए ऑर्गन की तख्लीक हुई, हमारे फेफड़ों की। अब हम एक एच्थियोस्टिगा बन चुके थे। अब हम हवा और पानी दोनों की सांसें ले सकते थे। अब हमारे पास लंग्स और गिल्स दोनों ही थे। आज के टाइम पर हमारे गिल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं क्योंकि अब हमें गिल्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती।
पड़ती और हम सिर्फ लंग्स के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अभी भी गिल्स की मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बनी हुई है, जिससे कभी कभी हमें हिचकियां आती हैं। आज से 365 मिलियन साल पहले हमने अपने सर को पानी से बाहर निकाला और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने चले। हमारे सामने पानी से बाहर जमीन पर एक खूबसूरत दुनिया नजर आ रही थी और पहली बार हम पानी से निकलकर जमीन पर आए, जहां पर एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। ये वो कमाल का लम्हा था जब हमने जिंदगी की खोज में पानी को छोड़कर जीवन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और सांस लेने के लिए हवा भी थी। एस्थियोस्टिगा वो मछली थी जो पानी से बाहर निकली, लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी तेज थी, तो उस रोशनी को सहने के लिए हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना सीख लिया था। एस्थियोस्टिगा अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अंडे देते और कुछ दिन बाद उन अंडों से बच्चे निकलते और जमीन की ये नई दुनिया उनका इस्तेकबाल करती। जब वो नई नस्ल इस दुनिया को एक्सप्लोर करती तो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए उनका दिमाग और भी ज्यादा ताकतवर होता गया, उनकी अकल बढ़ती गई। और ये जरूरी भी था, क्योंकि अकल की वजह से ही वो आगे सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन दुनिया की जमीन पर वो सिर्फ अकेले ही नहीं थे, यहाँ पर भी उनके कॉम्पिटिटर मौजूद थे, जिनसे अपना खाना लेने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए म्यूटेशन के चलते उनकी बॉडीज में बदलाव हुए और उनके जबड़े के मसल्स मजबूत होते गए, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा तेजी से और ज्यादा खाना खा सकते थे। अब वो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में काफी ज्यादा मजबूत बन चुके थे और अपने कॉम्पिटिटर का भी शिकार करने के काबिल हो चुके थे। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। और ऐसा ही आज से 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए पत्थर जमीन से बाहर निकलने लगे। इस मैग्मा की वजह से खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की हीट को हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करना शुरू कर दिया, जिससे हमारी जमीन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। जमीन के ऐसे माहौल में वेजिटेशन खत्म होने लगा, प्लांट्स को खाने वाली मखलूकात खत्म होने लगी, फिर इसकी वजह से मीट को खाने वाली मखलूकात भी खत्म होने लगी और देखते ही देखते दुनिया की 95% मखलूकात खत्म हो गईं और बची हुई 5% मखलूकात में से एक हम थे और बाकी कुछ मखलूकात की नस्लें जो आगे चलकर डायनासोर बनने वाली थी। धीरे धीरे कुदरत की मार खत्म हुई, जमीन का माहौल फिर से खुशहाल होता गया। जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से मास एक्सटिंक्शन हुआ, तब हम एक बड़ी छिपकली की तरह दिखते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में मास एक्सटिंक्शन के बाद वो छिपकली अब एक बड़ी बिल्ली की मानद नजर आने लगी। अब वो अपने जिस्म को घसीट कर नहीं चलते, बल्कि अब वो अपने पैरों से चलने का दमखम रखते थे। एक बड़ी छिपकली से उन्हें इस रूप में आने तक तकरीबन 30 मिलियन साल का वक्त लगा है, जो कि अभी से 220 मिलियन साल पहले इवॉल्व हुए। ये नस्ल एक बहुत बड़ी तबाही को सरवाइव करके यहाँ तक पहुँच पाई है। लेकिन इस दुनिया में उस बड़ी तबाही को सरवाइव करने वाली ये पहली नस्ल नहीं थी, कोई और भी है जिसकी एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुई कि अब उसकी इस दुनिया पे हुकूमत चलती है, और वो है डायनासोर। अब इन्हीं डायनासोर्स का जमाना है। अगर हमें इस जमीन पर सरवाइव करना है तो हमें इनसे अपने आप को बचाना होगा। ये डायनासोर्स छोटे रेप्टाइल से इवॉल्व होकर बड़ी तबाही को सरवाइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। डायनासोर्स का एवोल्यूशन हमारे मुकाबले में बहुत तेजी से हुआ है, इसीलिए आज ये बहुत ही बड़े बन चुके हैं। इन डायनासोर से बचने के लिए अब हमें नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सकें और फिर करोड़ों सालों तक छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए अभी से 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा साइज छोटा होता चला गया और हम एक छुछुंदर की तरह दिखने लगे और जमीन के अंदर बिल बनाकर अपने आप को छुपाने लगे। अब डायनासोर्स के लिए इनको देख पाना आसान नहीं था। हमारी बॉडी पे घने बाल थे, तो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती और इंसुलेशन का काम करती और हमें सर्दी से बचाती। आज भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हालांकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमारे जिस्म पर बाल भी बहुत कम है, क्योंकि अब हम अपने मुताबिक माहौल को बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से माहौल के बदलाव से हम खुद को ढाल भी सकते हैं। खैर, अब भी डायनासोर्स का खतरा हमेशा बना रहता था और हमें चौकन्ना रहना होता था। इससे पहले
पहले के डायनासोर्स हमें देखें, उससे पहले हमें उनका एहसास होना चाहिए था। हमने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारे ऑर्गन्स और भी ज्यादा शार्प होते गए। हमारे देखने, सुनने और डायनासोर्स को सूंघने की ताकत मजीद बढ़ती गई। इससे पहले के डायनासोर्स हमें देखते हम चौकन्ना हो जाते। अब हमारा दिमाग और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। अब हमें सिचुएशन के हिसाब से फौरन फैसले लेने की जरूरत थी। अब इंसानियत का मुस्तकबिल इस छोटी सी मखलूक पर डिपेंडेड है। अगर ये अपने छोटे से दिमाग और तेज सेंसेस का इस्तेमाल करने में फेल हुए तो हमारा कोई वजूद नहीं। लेकिन इन्होंने इस मुसीबत को पार करना भी सीख लिया। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो है डायनासोर्स। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास पावरफुल दिमाग और तेज सेंसेस हैं। इससे पहले हमारी नस्ल अंडे दिया करती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अपनी जान बचाने के लिए लेने के देने पड़ रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने अंडों की देखभाल कैसे करते? तो इन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और कुदरत ने भी इन्हें एक और ताकत दी, और वो ताकत थी जिंदा बच्चे पैदा करने की। अब बच्चों की ग्रोथ बाहर नहीं बल्कि जिस्म के अंदर पेट में होने लगी, और उन नन्हे बच्चों को खाना देने के लिए हमारी स्वीट ग्लैंड इवॉल्व होके मेमोरी ग्लैंड में तब्दील हो गई, और अब वो इस काबिल हो चुके थे कि अपने नन्हे बच्चों की भूख को खत्म करने के लिए दूध पिला सकते थे। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब इस नस्ल का इस दुनिया में सरवाइव करना आसान हो गया। ये एक सिंगल सेल से इंसान बनने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस छोटी सी मखलूक से करीब 4000 मखलूकात इवॉल्व हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर एक बड़ी वेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी दुनिया पे हुकूमत चल रही थी डायनासोर्स की, और कुदरत के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। अभी से करीब 65 मिलियन साल पहले दुनिया में एक बार फिर से बहुत बड़ी तबाही मची। एक माउंट एवरेस्ट जितनी बड़ी चट्टान कला से बड़ी तेजी से आई और मैक्सिको के पास एक बड़ी खाई में जा टकराई। उस चट्टान के टकराने से दुनिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। धूल के बादलों ने पूरी तरह से सारी जमीन को चारों तरफ से घेर लिया। इस इम्पैक्ट की वजह से दुनिया में जगह जगह आतिशफिशां फटने लगे, बहुत ही बड़े बड़े जलजले आने लगे। जमीन पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया, वेजिटेशन जलकर राख हो गया, चारों तरफ आग ही आग थी। डायनासोर जलकर राख में तब्दील हो गए। अकेले डायनासोर्स ही नहीं बल्कि और भी बड़ी बड़ी मखलूकात की नस्लें भी अपना दम तोड़ने लगी। ये तबाही इतनी ज्यादा बड़ी थी कि हमारे पास सरवाइव करने के लिए सिर्फ एक ही चारा था कि हम जमीन में बिल बनाएं और अपने आप को छुपाकर सरवाइव कर सकें। किस्मत से हम इस काम में काफी माहिर हो चुके थे। जमीन पर अब जितने भी बड़े बड़े भारी जानवर थे वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके थे। सिर्फ छोटी छोटी मखलूकात ही इस तबाही को सरवाइव कर पाई, और किस्मत से हम उनमें से एक थे। इस होने वाली बड़ी तबाही ने एक बार फिर से दुनिया की 95% मखलूकात को एक्सटिंक्ट कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया। दरख्त, पौधे सब कुछ खत्म हो गया। मैक्सिको की खाई में हुई लोकल डिजास्टर एक बड़ी तबाही का रूप ले चुकी थी। लेकिन कुदरत का एक कानून है, किसी भी चीज की नई बुनियाद रखना। किसी भी चीज की नई बुनियाद रखनी हो तो पुरानी को हमेशा के लिए खत्म होना पड़ता है। इस बड़ी तबाही ने बड़े बड़े जानवरों को खत्म करके एक नई नस्ल को इवॉल्व होने का मौका दिया, और वो नई नस्ल थी मैमल्स की। इस तबाही में छोटे छोटे बग्स यानी कॉकरोच सरवाइव कर गए। अब इन मैमल्स का खाना यही कॉकरोचेस थे। इन्हीं कॉकरोचेस को खाकर मैमल्स ने अपनी भूख को खत्म किया और अपने आप को जिंदा रख पाए। अगर आज हम इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ कॉकरोचेस का भी है, जिन्हें खाकर वो मैमल्स जिंदा रहे। क्योंकि अगर ये कॉकरोचेस भी ना होते तो शायद इंसानों का वजूद भी ना होता। अब दुनिया में मैमल्स डोमिनेट कर रहे थे। उस टाइम पे मैमल्स का साइज 6 इंच का था। धीरे धीरे एक बार फिर से दुनिया का माहौल बदलने लगा। इस बड़ी तबाही को गुजरे अब 5 मिलियन साल गुजर चुके थे। वेजिटेशन ने एक बार फिर से दुनिया को हरा भरा कर दिया। दरख्तों पे फल लगने लगे और ये पकने लगे, जिनमें वो सारे प्रोटीन्स मौजूद थे जो जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए थे। जाहिरी बात है जो मैमल जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतनी ही लंबी जिंदगी जिएंगे। लेकिन एक परेशानी
थी, फल दरख्तों पर उगते थे और मैमल जमीन में रहते थे। कुदरत ने एक बार फिर से मैमल्स का इंतखाब किया। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इन मैमल्स का एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ कि अब ये दरख्तों पर चढ़कर बंदरों की तरह उछल कूद कर सकते थे और उन पर लगे हुए फलों को खा सकते थे। 56 मिलियन साल पहले हम इंसान इन दरख्तों की दुनिया के बाशिंदे हो चुके थे। अब इन्हें जमीन से कोई भी लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे उछल कूद करके ये अपना खाना जमा कर सकते थे। लेकिन इनकी ये दुनिया हमेशा के लिए ऐसी नहीं रहने वाली थी। 10 मिलियन सालों तक जमीन का टेम्परेचर शिफ्ट होने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की किल्लत बढ़ती रही। ऐसे में एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया। उनकी पूंछ गायब होती गई और हाथ लंबे होते गए, जिससे वो अपनी बाहों को स्ट्रेच करके फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। वो हमेशा दरख्तों की टहनियों से चिपके रहते थे। जमीन पे इस बदलाव के टेम्परेचर ने उनकी इस नस्ल को पूरी तरह से बदल दिया। वो जमीन के माहौल के हिसाब से ढलते गए और मदर नेचर उन्हें बदलती गई। लेकिन दुनिया का ये बदलाव यहीं पे नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स खिसकने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली वजूद में आई और इसके किनारों पे 3,500 मील लंबे ऊंचे पहाड़ आए। कभी इंडियन ओशन से पैदा हुए बादल पूरे अफ्रीका में बारिश बरसाते थे, लेकिन अब उन बादलों को ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ रोक रहे थे, जिसकी वजह से अफ्रीका का वो हिस्सा खुश्क पड़ने लगा। दरख्त खत्म होने लगे, जंगल खत्म होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे आबाओ-अजदाद अफ्रीका के उस हिस्से में फंसे हुए थे जहाँ पे अब खुश्की थी। कुदरत का ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर हमें खाना नहीं मिला तो एक सिंगल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स बनने तक का ये सफर यहीं पर खत्म हो जाता। उन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जैसा आज से पहले उनके भी किसी आबाओ-अजदाद ने नहीं किया था। आज से 4.4 मिलियन साल पहले हम आर्डीपेथिका रेमिडस थे। हम 4 फीट बड़े थे और हमारा दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। कभी यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब सिर्फ एक आध पेड़ ही नजर आते हैं। हम इन दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो सकते थे, इन शाखाओं पे चल सकते थे और छोटी छोटी टहनियों पर लगे हुए फलों को खाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब इनकी भूख को खत्म करने के लिए यहाँ पर जरूरत का खाना नहीं बचा। जो भी बचे हुए दरख्त हैं वो दूर दूर मौजूद हैं, जिन पर छलांगे मारकर नहीं जा सकते। अब इन्हें दूसरे दरख्तों तक खाने की तलाश में जमीन पर नीचे चलकर ही जाना होगा। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हमने जमीन पर पहली बार चलना सीखा। अब हम सिर्फ 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे इनके हाथ आजाद हो चुके थे और इसकी मदद से वो जमीन पर खड़े होकर दरख्तों से फलों को तोड़ सकते थे। अब इनका काम आसान और तेज हो गया था। अब वो हाथों की मदद से बहुत सारे खाने को इकट्ठा कर सकते थे। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक इनका एवोल्यूशन होता रहा और इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुई कि वो 2 पैरों पर और भी तेज दौड़ने लगे। अब वो दरख्तों को छोड़कर खुले मैदानों का रुख कर चुके थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से वो तेज तो हुए, जिससे उन्हें खाना, पानी और आसरा ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से चाइल्ड बर्थ में परेशानियां आने लगी, जिससे फुली डेवलप्ड बच्चे को पैदा करना आसान नहीं था। ऐसे में एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया। वो ऐसे बच्चों को पैदा करने लगे जो टाइम से पहले ही पैदा हो जाते। माँ के पेट में ही जो बच्चे की जरूरी ग्रोथ होनी होती वो हो जाती और बचा हुआ डेवलपमेंट पैदाइश के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी मखलूक हैं जिनके बच्चे पैदा होते बहुत कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने के लिए महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने बच्चे को महीनों तक दूध पिलाना होता है। बच्चे की फुल केयर करनी होती है, तब जाके उसकी बॉडी फुली डेवलप्ड होती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई भी जानवर जब अपने बच्चे को पैदा करता है तो उस जानवर का बच्चा पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है। लेकिन इंसानों के बच्चों में ऐसा नहीं होता। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकन थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर ही चलते रहते, लेकिन इन्हें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और ये जंगली जानवरों से ज्यादा तेज भी नहीं दौड़ सकते थे। लेकिन वो अपनी अकल के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते रहे और जंगली जानवरों से बचते रहे और वक्त के साथ साथ उनका दिमाग बड़ा होता गया और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले इनका दिमाग पहले के मुकाबले में 2 गुना हो चुका था। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलियस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टूल्स यानी के पत्थरों के
अनूठे औजारों की खोज की जो कि इनके मुस्तकबिल को पूरी तरह से बदलने वाला था। अफ्रीका में अब वो इकलौती ऐसी मखलूक थी जो अपनी किस्मत का रुख बदल सकते थे। अब उनके हाथों में पत्थर के हथियार थे जिनका इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए कर सकते थे। उनसे पहले आज तक किसी ने भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। ये सबसे अलग थे। ये सब इन्होंने अपनी अकल के दम पर किया। ये तो बस एक शुरुआत थी। अभी तो इनकी तरफ से और बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। अपनी भूख को मिटाने के लिए इन्हें दूसरे जानवरों के किए हुए शिकार को उन जानवरों से छीनना पड़ता। कभी कभी तो इन्हें आपस में ही झगड़ा कर कर खाना छीनना पड़ता और ऐसा करने में ये कामयाब भी हो जाते क्योंकि अब इनके पास पत्थर का हथियार था जो कि इनकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार तो ऐसा होता कि जिस खाने को चुराने के लिए ये लड़ाइयां लड़ते उस लड़ाई में गोश्त खत्म हो जाता, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता। अफ्रीका के उस हिस्से में दरख्त खत्म हो चुके थे तो अब इनके पास खाना जुटाने का कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो इन्होंने उन्हीं बची हुई हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया जिनके अंदर बोन मैरो मौजूद थी जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन थे जो कि इनकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए थे। इनका लक अच्छा होता तो इन्हें ताजा मीट भी मिल जाता, नहीं तो वो सिर्फ बोन मैरो खाकर ही अपना काम चला लेते। मजबूत हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो को निकालने के लिए इनके हाथों में एक शानदार टूल था। वक्त के साथ साथ वो उन पत्थर के टूल्स का जितना इस्तेमाल करते गए उतना ही ज्यादा वो उन पत्थरों को पकड़ने में कामयाब होते गए। वक्त के साथ उनके हाथों के अंगूठे बड़े होते गए जिस वजह से उनके लिए टूल्स को पकड़ना आसान हो गया। आज भी हमारी आम जिंदगी में अंगूठे का एक अहम किरदार है। बिना अंगूठे के मानो हम अधूरे ही हैं। आज आप जिस पेन को पकड़कर लिख पाते हो ये मुमकिन हो पाता है सिर्फ अंगूठे की मदद से। इसके अलावा हम बाकी दूसरी कई चीजों को अपने हाथों में अच्छे से पकड़ पाते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए हो पाता है कि अभी से 2 मिलियन साल पहले हमारे उन आबाओ अजदाद ने पत्थरों के जो टूल्स इस्तेमाल किए थे उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। ये लंबा इवोल्यूशन चलता रहा। आज से करीब 1.8 मिलियन साल पहले हम इंसान होमो इरेक्टस बने। इससे पहले तक हम एस्कावेंजर थे जो किसी और के किए गए शिकार को चुरा लेते, लेकिन अब वो इवोल्व होके हंटर बन चुके हैं। अब वो खुद से शिकार करने लगे और अपने खाने की किल्लतों को दूर करने लगे। अब तक उन्होंने अपनी नस्ल के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अब वो साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ ही मिलकर खाते हैं। अब वो बहुत तेज दौड़ सकते थे, इतना तेज कि अपने शिकार को दबोच सकें। एक दिन एक अजीबोगरीब वाकया हुआ। आसमान से बिजली गिरी और आग लग गई जो कि उन्हें गर्माहट दे रही थी और ठंड से बचा रही थी। उस आग में कई जंगली जानवर भी जलकर राख हो गए। उन जानवरों का मीट उनके लिए बहुत कीमती था तो उन्होंने उस गोश्त को वेस्ट करना सही नहीं समझा। उन्होंने पहली बार आग में भुने हुए गोश्त को खाया जो कि बड़ा ही लजीज था और चबाने में भी आसान। भुना हुआ गोश्त कच्चे गोश्त की निस्बत ज्यादा लजीज लग रहा था। उन्होंने पत्थरों की मदद से आग को जलाना सीखा और उनकी ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी। कुदरत की ताकत अब उनके हाथों में थी। आग उन्हें दूसरे जानवरों से भी महफूज रखती, आग उन्हें सख्त सर्दी से भी बचाती और अब तक जो कच्चा गोश्त खाते आ रहे थे जिसे चबाने और पचाने में उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन आग की खोज ने उनका काम आसान कर दिया। अब वो उस गोश्त को आग पर ही भून कर खाते। उस भुने हुए गोश्त को खाने के लिए उनके जबड़ों को कम जोर लगाना पड़ता और उस गोश्त को हजम करने के लिए उनकी बॉडी को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती। अब वही बची हुई एनर्जी उनके दिमाग में खर्च होने लगी जिससे उनका दिमाग बड़ा होने लगा और वो लोग स्मार्ट होते गए। लेकिन अभी भी वो एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर एक बार नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया। हमारे गले के मसल्स में बदलाव आए जिससे अब वो अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते थे। वो एक दूसरे से बोलकर कम्युनिकेट करने लगे। लैंग्वेज उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल साबित हुई। उनके जिस्म में सिर्फ एक ही पहेली बची हुई थी जिसे कुदरत ने सुलझा दिया। अभी से करीब 2 लाख साल पहले एक सिंगल सेल से मजबूत लाइफ बनने तक और अरबों सालों तक
सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए आए होमो सेपियंस, इस दुनिया की अक्लमंद मखलूकात जिनका दिमाग धीरे धीरे बहुत बड़ा हो चुका है। वो लोग टूल्स का इस्तेमाल करते और एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे। उन्होंने जानवरों को पालना सीखा, फिर उन्होंने ग्रुप्स में रहकर गाँव और शहरों की बुनियाद रखी। उन्होंने पहियों की खोज की, फिर हमने रेल्स बनाई, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। कभी हमने दरख्तों को छोड़कर खाने की तलाश में जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन आज हम नॉलेज की भूख में जमीन से चांद पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने बहुत से रस्मों रिवाज बनाए, दुनिया के कोने कोने में फैल गए। हमने इल्म और साइंस को समझा। कभी हमें खाने की भूख हुआ करती थी, लेकिन आज हमें नॉलेज और कुछ नया सीखने की भूख है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, लेकिन आज हम बेहद मजबूत और अक्लमंद इंसान बन चुके हैं। सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज का अक्लमंद इंसान बनने तक आज हमने न जाने कितनी बार कुदरत की मार को झेला, बड़ी बड़ी तबाहियों को झेला, लेकिन हमने जीने के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते गए और कुदरत के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जिंदगी के इस सफर में हम बहुत ही आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही चले जा रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों के साथ अपना तजुर्बा और अपनी नॉलेज को शेयर करते जा रहे हैं। ये एवोल्यूशन का सफर यहीं पर खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और इंसानियत को कायनात के कोने कोने तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।